अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मंगल को आपको पता है अडियाले के बाहर शो लगता है। अलीमा खान और उनके इमरान खान की बहनें अडियाले के बाहर धरना देती हैं। बेशक वर्कर 30 40 50 ही होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो पीटीआई के हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ टिकटॉक बनते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए तो कुछ नहीं होता। और अलीमा खान और अली मोहम्मद खान के दरमियान हार्ड टॉक भी हुई, इस हवाले से बयानात का एक्सचेंज भी हुआ था। लेकिन बहरहाल अलीमा खान मंगल को अडियाले के बाहर एक शो लगाती हैं जिसमें लोग नहीं होते, लेकिन शो लग जाता है, टिकटॉक बनते हैं। लोग, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पहुंच जाते हैं, कुछ टिकटॉकर्स पहुंच जाते हैं, और एक एक वहां पर हम एक शो देखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस मंगल जो है वो शो नहीं लगा, इस मंगल धरना नहीं दिया गया अडियाला के बाहर। इस मंगल पिंडी में रैली निकाली गई है, और 40 50 गाड़ियां, जो लोग 40 50 लोग आते हैं आपस में, उन पर मिलकर उन मुश्तमिल एक रैली निकालने की कोशिश की गई, जो पिंडी की सड़कों पर स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर रैली निकाली गई। शायद अंदाजा हो गया कि धरना देने से कुछ नहीं होता है, एंड पे हमें घर जाना ही पड़ता है। और ये 2 4 घंटे के, तो आज स्ट्रेटजी में तब्दीली की पीटीआई ने और रैली निकाली। और वो रैली जो है वो पिंडी की सड़कों पर चली, जिसमें जो केपी के वज़रा भी थे, लेकिन कोई ज्यादा पीटीआई के बड़े लीडर उसमें मौजूद नहीं थे। ताहम फिर एंड पे पिंडी की पुलिस ने उस रैली के ऊपर क्रैकडाउन किया, और वो लाठी चार्ज वगैरह किया और उसको डिस्पर्स किया। पीटीआई के बकौल गाड़ियां तोड़ दी गईं, कुछ वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर रैली निकाली गई थी, उसको रात 10 10:30 बजे पुलिस ने आराम से निकाली। 8 बजे गई थी, 8:30 बजे घंटा चली ये रैली, और 1 घंटे बाद इसको बंद गए, क्रैकडाउन करके खत्म कर दिया गया। अब ये एक अजीब बात है कि आज पीटीआई के कुछ 14 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि शायद उनकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हो जाए, वो नहीं हुई। और दूसरी तरफ आज अडयाले के बाहर धरना नहीं दिया गया, रैली निकालने की कोशिश की गई। तो दो डिफरेंट हिकमत अमलियां थी। वो सेनेटर्स अडयाला के बाहर नहीं आए। बहुत सारे आपने देखा था, नेम शेम हो रहा था कि ये अडयाले नहीं आता, ये अडयाले नहीं आता, लेकिन लोग अडयाले नहीं आए। वही जो लोग हर मंगल को आते थे वही आए। अब उनमें से भी कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, और अब देखते हैं उनकी जमानतें शमानतें होती हैं तो अगले मंगल शायद इतने भी लोग ना हो, क्योंकि इससे पहले इस तरह गिरफ्तारियां नहीं की जा रही थी। लोगों को डिस्पर्स करने के लिए पानी जरूर फेंका गया, जिस पे बड़ा इशू बनाया गया कि जी ठंड में ठंडा पानी फेंक दिया गया है। और अलीमा खान वगैरह को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता था, किसी वर्कर को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार चूंकि रैली निकाली गई और पिंडी की सड़कों पर, तो उसके बाद पुलिस ने उस रैली को रोकने के लिए क्रैकडाउन किया, लाठीचार्ज किया, कुछ गाड़ियों शाड़ियों के शीशे वीशे टूटे, और कुछ लोग कारकुन गिरफ्तार भी हुए हैं। तो अब नई स्ट्रेटजी थी, अब देखते हैं इसका क्या बनता है। कल इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। और वैसे जो इमरान खान के बाकी केसेस हैं, उनको लगवाने के लिए पीटीआई काफी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं लग सके हैं। लेकिन कल इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए केस लगा हुआ है, और एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगी हुई है, जिसमें यह है कि जी मुलाकातें नहीं कराई जा रही। तो कल वो देखते हैं कि ट्विटर अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर क्या होता है, क्योंकि टेक्निकली ये मुलाकातें भी ट्विटर अकाउंट की वजह से बंद है। अगर ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए तो वो नया बना लेंगे। अगर फर्ज कर लें जो इमरान खान का इस वक्त ट्विटर अकाउंट है वो बंद कर दिया जाए, तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वो पीटीआई ऑफिशियल से वही बयान चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में कोई ट्विटर अकाउंट बंद करने से भी कोई रियासत के वो मकासद हाल नहीं होंगे जिनके बारे में बात की जा रही है। आज तलाल चौधरी की और पीटीआई की कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी हुई है, और वो दहशतगर्दी को लेकर हुई है। तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई की केपी हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। असद कैसर साहब ने कहा है कि स्पीकर चैम्बर में जिरगा बुला लें, वजीर आला केपी आ जाएंगे, हम दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये एक पॉलिसी में तब्दीली है अब पीटीआई की, आप समझें। इससे पहले पीटीआई कहती थी इस हुकूमत से बात हो ही नहीं सकती, स्पीकर के जरिए बात हो ही नहीं सकती, हम इनको लेजिटिमेट हुक्मरान मानते ही नहीं है। लेकिन अब जो नई स्ट्रेटजी है
وہ یہ ہے کہ جی وہ مختلف ہیلے بہانوں سے جی ہم دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم NFC پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کہیں نہ کہیں PTI مختلف ایشوز پر گورنمنٹ کو بات چیت کرنے کی پیشکش کرتی ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی پیشکش نہیں کرتی تھی، PTI نہیں کرتی تھی، لیکن اب کرتی ہے۔ آج بھی اسد کیسر صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب جرگہ بلا لیں تو ہم KP کی حکومت آ جائے گی، وزیر اعلیٰ کو میں لے آؤں گا، بیٹھ کے بات کریں۔ اور طلال چوہدری صاحب کی جو تقریر ہے اس پر PTI والے کافی چیخا ہوئے، شفیع جان نے بھی اس پر رد عمل دیا۔ میرے خیال میں طلال چوہدری صاحب کی تقریر کا مقصد بھی یہی تھا کہ تھوڑا PTI والوں کو مرچیں لگائی جائیں، تو مرچیں لگ گئی۔ جو طلال چوہدری صاحب کا کام تھا کہ ذرا تھوڑا ان کو جواب دیا جائے اور کوئی ایسا کیا جائے، تو وہ مرچیں لگ گئیں اور وہ ہو گیا۔ ایک اور اسلام آباد میں جو ایشو چل رہا تھا وہ ایمان مزاری والا تھا۔ پولیس کوشش کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کر سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اسلام آباد بار کے صدر ان کو اپنے ساتھ بار کے دفتر میں لے گئے اور ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ پولیس کو پرانا پرچہ نکال کے لائی تھی جس میں ان کی گرفتاری کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ پرانے پرچے میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی، اور نئے پرچے میں ان کی 1 دن کی ضمانت ہوئی تھی، لیکن وہ دہشت گردی کی عدالت میں بھی نہیں پہنچ سکے۔ اب کل پرانے پرچے پہ جو ان کی گرفتاری ہے اس پر عدالت میں قبل از ضمانت قبل از گرفتاری لگنی ہے۔ دیکھتے ہیں ان کو کل ضمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے تو کیا وہ افضل مجوکا کے ٹرائل کورٹ میں پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح افضل مجوکا کے ٹرائل کورٹ سے بھاگا جائے، کیونکہ وہ افضل مجوکا کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ افضل مجوکا کی عدالت سے 7 سے 14 سال سزا ہو جانی ہے، اور اس سزا کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑ جانا ہے۔ اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ جی جیل جانے سے کیا ہوگا، جیل جانے سے مزید پاپولر ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریاست کا ویو ڈیفرنٹ ہے۔ ریاست کا ویو ہے جڑا جیل چلا جاتا ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا خیال ہے کہ وہ صنم جاوید کسی کے قابو میں نہیں تھی، جیل گئی آرام سے قید کاٹ رہی، صاحبزادہ حمد رضا آرام سے قید کاٹ رہا ہے، عمر یوب چپ کر کے بیٹھا ہے۔ تو جو لوگ جیل چلے جاتے ہیں یا ان کو سزا ہو جاتی ہے، وہ کافی حد تک خاموش ہو جاتے ہیں اور آرام سے اپنی قید کاٹتے ہیں یا مفروری کاٹتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اس بات سے متفق نہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر سزا ہو جائے۔ ریاست کی اب تک کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے جس کو سزا دی ہے، ریاست کے مقاصد پورے ہوئے ہیں اس سزا کے نتیجے میں۔ ریاست کا سزاؤں سے حوصلہ بڑا ہے، کیونکہ سزاؤں کے نتیجے میں ریاست کو جو ہے وہ طاقت ملی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سزائیں دے کر ریاست کمزور ہوئی ہے، سزائیں دے کر ریاست مضبوط ہوئی ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ریاست کا تو سزائیں دینے کا تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے، اور ان کے نزدیک جس کو سزا دے دو اس جو ریاست چاہتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایمان مزاری اور ہادی کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگتی اور وہ ایک لمبے عرصے میں کے لیے جیل چلے جاتے ہیں، تو ریاست کے مقاصد تو کافی حد تک حل ہو جائیں گے اور باقی بھی مقدمات میں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ سزاؤں والا جو ہے نا کہ جس علامہ راجہ ناصر عباس کا کہ سزا دے کر کیا ہوتا ہے، سزا دے کر اور مقبول ہو جائیں گے، میرے خیال میں ریاست کا یہ خیال ہے کہ وقتی طور پہ ریاست کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں، اور سزاؤں کا تجربہ ریاست کا کامیاب رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی سینٹ میں قائد میں اختلاف بن گئے، اور ادھر محمود خان نچکزئی بھی بن گئے، اور محمود خان نچکزئی صاحب نے بڑی وضاحت کی ہے کہ مجھے نواز شریف نے نہیں بنایا ہے، اور کچھ PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قائد حزب اختلاف بننا جو ہے وہ عمران خان کی فتح ہے۔ اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہماری اسٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں بنے ہیں، کچھ جرنلسٹوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے بنے ہیں۔ لیکن کیا محمود خان نچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے نوٹیفیکیشن عمران خان کی فتح ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، کیونکہ انہیں نامزد تو عمران خان نے کیا تھا، اور عمران خان کے پارٹی کے ووٹوں کے سر پہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد حزب اختلاف بنے ہیں۔ دیکھیں پارٹی لیڈر اس قسم کی نامزدگیاں کرتے رہتے ہیں۔ نواز شریف نے جیل سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو قائد حزب اختلاف بنایا تھا، اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے کہ ملک میں شریف فیملی کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب جس ملک بندے کے نام کے ساتھ شریف ہوگا اس کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ تو جیل سے نواز شریف نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو قائد حزب اختلاف بنا دیا تھا، اور دونوں بن گئے تھے۔
पार्टी के वोट हो तो आप बन जाते हैं। यहाँ तो फिर काफी दिन की ताखीर हुई है, थोड़ा नाक रगड़ा रगड़ा के बनाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकजई साहब का रवैया काफी बैलेंस्ड है। राजा नासिर अब्बास साहब का रवैया उतना बैलेंस्ड नहीं है, आप कह सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि राजा नासिर अब्बास के जो नोटिफिकेशन में ताखीर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब का भी काफी किरदार है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद बनना चाहते थे। इसी तरह जो महमूद खान अचकज़ई साहब का ताखीर हुई है, उसमें भी पीटीआई की अपनी लिटिगेशन की वजह निकली है। लेकिन बहरहाल अब दोनों ईवानों में कायदे बे इख्तलाफ मौजूद हैं। और 28वीं तरमीम की बाज़गश्त अपनी जगह मौजूद है कि 28वीं तरमीम में बल्दियाती के हवाले से कुछ तरामीम आनी है, और अब कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है। लेकिन हुकूमत क्या 28वीं तरमीम लाना चाह रही है, मुझे अभी नहीं लगता। अभी तो सारी हुकूमत डेवोस चली गई है, और डेवोस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी डेवोस चले गए हैं, और वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी, वजीर खजाना भी है। तो आप कह सकते हैं सारी हुकूमत इस वक्त डेवोस में है, और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तैयारी है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहाँ मुलाकात की जाएगी, और ट्रंप से मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका की चीजें कुछ आगे लेकर चलेंगे। तो इस वक्त टेक्निकल बात तो ये है कि हुकूमत की अगर तैयारी देखी जाए तो वो तो इस वक्त डेवॉस की तैयारी में है, और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की निशा तैयारी में है। वो इस वक्त हुकूमत को कुछ और सूझ नहीं रहा, सिर्फ डेवॉस और ट्रंप से मुलाकात है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खसूसी तौर पे डेवॉस जा रहे हैं ताकि वो ट्रंप वाली मुलाकात में मौजूद हो सकें। और जहां तक पीटीआई के अपने अंदर लड़ाई है कि सुहेल अफरीदी साहब पर जो गंडापुर ग्रुप ने हमला किया है, वो हमला अभी तक जारी है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी सोहेल अफरीदी साहब को कमजोर करने के लिए पीटीआई के अंदर एक मुहिम शुरू हो गई है कि ये एक कमजोर और नालायक वजीर आला है, इसका कंट्रोल नहीं है, ना पुलिस इसके कंट्रोल में है, ना ब्यूरोक्रेसी इसके कंट्रोल में है। और सोहेल अफरीदी की वजह से केपी के अंदर पीटीआई का कंट्रोल बहुत कमजोर हो गया है, और ये एक कमजोर वजीर आला है। गंडापुर के दौर में पीटीआई का कमजोर जो रेट थी, और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पर कंट्रोल ज्यादा बेहतर था। अब ये बहस केपी के अंदर शुरू हो गई है कि सोहेल अफरीदी का कंट्रोल, अभी जो उमर फारूक के घर रेड हुआ है और चीजें हुई हैं, तो उसके नतीजे में तो ये है कि ये जो सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है। पहले मुराद सईद साहब पीछे से बैठ के वजारत आला चला रहे थे, अब वो वजारत आला, आजकल सुना है मुराद सईद साहब वो वजारत आला नहीं चला रहे। आजकल मुराद सईद साहब बिल्कुल खामोश हैं। पहले कह रहे थे तीरा पे उनकी एक वीडियो आनी है, लेकिन तीरा पे उनकी कोई वीडियो भी नहीं आई है, और वो गैर मामूली खामोश हैं। क्योंकि वो पीछे से वजारत आला चला रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं चला रहे। गंडापुर बेहतरीन चला रहा था। वो कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब पीटीआई वालों को याद आ रही है गंडापुर की, गंडापुर के जाने के बाद, क्योंकि सोहेल अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, वो बहुत कमजोर है ना। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सूबे पर, वो बहुत कमजोर और नालायकी पर मबनी है। वो शायद उनकी पब्लिक अपीयरेंस तो बेहतर है, वो कराची गए हैं, लाहौर गए हैं, लेकिन केपी के अंदर उनका कंट्रोल बहुत कमजोर है, जो पीटीआई के लिए काफी खतरनाक है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सूबा उनके हाथ से निकल रहा है, उनकी हुकूमत होगी भी और नहीं भी होगी। और वो क्या कहते हैं कि वो डमी वजीर आला रह जाएगा, और जो हालात हैं वो अपने तौर पे खराब हो जाएंगे।